जय हिंद दोस्तों, मैं गुनाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे एथिक्स के सीरीज का चौथा वीडियो है और आज का टॉपिक है नैतिकता के आयाम, जिसे इंग्लिश में डायमेंशंस ऑफ एथिक्स कहते हैं। ये डायमेंशन ऑफ एथिक्स का पहला भाग है। तो आइए समझते हैं कि डायमेंशन ऑफ एथिक्स है क्या, नैतिकता के आयाम क्या है। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आयाम शब्द को सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि आपने 3D का नाम सुना होगा, यानी कि 3 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट हो, यानी कि त्रिआयामी, जिसे हिंदी में बोलेंगे त्रिआयामी, यानी कि दृष्टि या दृष्टिकोण। ऐसी वस्तु जिनके 3 डायमेंशन देखा गया हो, यानी कि वस्तु को देखने का तरीका क्या है, दृष्टि क्या है, दृष्टिकोण क्या है, यानी कि वस्तु को हम लोग 3 तरीके से देख रहे हैं, वही उसका आयाम हुआ। और इसी दृष्टिकोण को हम लोग नैतिकता पे अप्लाई करेंगे तो नैतिकता को देखेंगे कि किन किन आयामों में हम लोग बांट कर देखेंगे। ठीक है, तो नैतिकता को किन किन दृष्टिकोण से देखा गया है, यही होता है नैतिकता के आयाम। इसके बाद देखेंगे कोई भी काम जब हम करते हैं तो कितना सही है, कितना गलत है, कितना शुभ है, कितना अशुभ है, इसका निर्धारण नैतिकता से होता है। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नैतिकता के जो सिद्धांत है इतिहास, विचारक, दर्शन, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति, धर्म से निकलते हैं। जब हम लोग पीछे जाकर देखेंगे कि नैतिकता का जो भी सिद्धांत आते हैं वो हमारे इतिहास में छुपा हुआ है, कुछ विचारकों के विचार में छुपा हुआ है, हमारे दर्शन प्रणालियों में, समाज जैसे जैसे डेवलप हो रहा है वहाँ से नैतिकता के सिद्धांत निकल के आ रहे हैं। ठीक है, धर्म से नैतिकता के सिद्धांत निकल के आ रहे हैं, जैसे मनुस्मृति हो गया, जितने वेदांत हो गया, इन सब चीज़ों से नैतिकता के आयाम वहाँ से विकसित होते चले जा रहे हैं, उसके सिद्धांत विकसित होते चले जा रहे हैं। यहाँ से नैतिकता के सिद्धांत निकलते आ रहे हैं, यानी कि जो अलग अलग विचार नैतिकता के हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं वही नैतिकता के आयाम है। यानी कि देखिए इन चीज़ों से नैतिकता के सिद्धांत निकले हैं, तो जो अलग अलग विचार नैतिकता के हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं वही नैतिकता के आयाम है। जैसे कि हमने बताया था ना कि एक वस्तु को देखने के 3 तरीके हो सकते हैं। 3D है तो 3 टाइप से हम लोग देख रहे हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट उसका देख रहे हैं। उसी तरह नैतिकता के भी है कि हमारे सामने जो भी प्रस्तुत हो रहा है वही नैतिकता के आयाम होते हैं। वो विचारों के माध्यम से प्रस्तुत हो रहा है, या इतिहास के माध्यम से, या दर्शन के माध्यम से, या समाज के माध्यम से। इसलिए हम कहते हैं कि नैतिकता बहुयामी है। मानी कि ये देखिए कितने स्वरूप ये लिए हुए हैं। नैतिकता जो होता है, खेल की अलग नैतिकता होती है, डॉक्टर की अलग नैतिकता होती है, कॉर्पोरेट जगत की अलग नैतिकता होती है, परिवार की अलग नैतिकता होती है, समाज की अलग नैतिकता होती है। तो इसलिए देखते हैं कि नैतिकता बहुयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। यानी कि हम लोग इसके प्रति देखेंगे कौन कौन सी दृष्टि हम अपना रहे हैं। जो चीज़ को नैतिक कहती है और किसी चीज़ को अनैतिक कहती है, मतलब कौन कौन सी ऐसी दृष्टि है जो कोई चीज़ को नैतिक कह रही है, कोई चीज़ को अनैतिक कर रही है, उसका आधार क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, यही है नैतिकता के आयाम। तो आयामों को हम लोग देखेंगे कि शाखाओं के आधार पर इसे बांटा गया है। पहला तो इसे शाखाओं के आधार पर बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचेज। दूसरा विचारधारा के आधार पर, आइडियोलॉजी के आधार पर नैतिकता के आयामों को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच के आधार पर नैतिकता के कौन कौन से विभाजन हुए हैं। शाखाओं के आधार पर विभाजन देखें तो मानकीय नीति शास्त्र या नियात्मक नीति शास्त्र, जिसे हम लोग नॉर्मेटिव एथिक्स कहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी इन तीनों का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मानकीय नीति शास्त्र या नियात्मक नीति शास्त्र, दूसरा है अपना अधिनीति शास्त्र जिसे मेटा एथिक्स कहते हैं, और तीसरा है व्यवहारिक नीति शास्त्र, अप्लाइड एथिक्स। यानी कि व्यवसाय की अलग नैतिकता हो सकती है, धर्म की अलग नैतिकता हो सकती है, पर्यावरण की अलग नैतिकता हो सकती है, समाज की अलग नैतिकता हो सकती है। तो ये सब सारी चीज़ें व्यवहारिक नीति शास्त्र, ये थोड़ा सा आसान है, ये थोड़े से टफ है क्योंकि इनके अलग अलग ब्रांचेज भी हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और मन से पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा शाखाओं के आधार पर नैतिकता 3 प्रकार की होती है, मानकीय नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र और व्यवहारिक नीति शास्त्र। सबसे पहले हम लोग मानकीय नीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं। शाखाओं के आधार पर नीति शास्त्र के आयामों में सबसे पहला अपना है मानकीय नीति शास्त्र या नियात्मक नीति शास्त्र, जिसे इंग्लिश में नॉर्मेटिव एथिक्स कहते हैं। यहाँ शब्द है मानकीय, इसको मानक अगर लेते हैं तो स्टैंडर्ड से जुड़ जाता है। स्टैंडर्ड मतलब हो गया कि क्या मापदंड है, क्या मापदंड है, यानी कि इन चीज़ों पर अगर खरी उतर रही है तो सही है, इन चीज़ों पर खरी उतर नहीं रही है तो गलत है। यानी कि नैतिकता का निर्धारण यहाँ से होता है, मापदंड के आधार पर नैतिकता का निर्धारण हो रहा है। यानी कि कुछ चीज़ों पर अगर कोई चीज़ खरी उतर रही है तो सही है, कोई चीज़ों पर खरी उतर नहीं रही है तो गलत है। इसे ही जीवन के संबंध में नियम बनाया जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड के आधार पर नीति शास्त्र। ठीक है ना।
तो इसे मानकीय नीति शास्त्र कहते हैं। और इसमें इसी का एक दूसरा नाम है नियतात्मक नीति शास्त्र। अगर नियतात्मक को अगर कट करें तो स्टैंडर्डाइजेशन आता है, यानी कि ये आदर्श और सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन करता है, यानी कि आदर्श सिद्धांत प्रस्तुत करता है, यानी कि क्या किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए का मतलब है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, यानी कि यह सलाह या परामर्श देता है। ठीक है, तो ये जो मानकीय नीति शास्त्र या मानकीय नीति शास्त्र या नियतात्मक नीति शास्त्र है, ये स्टैंडर्ड या मापदंड निर्धारित करता है, ये स्टैंडर्डाइजेशन करता है, यानी कि आदर्श सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, यह सलाह या परामर्श देता है। इसके बाद देखते हैं कि नैतिक सिद्धांतों का यह प्रतिपादन करता है। किसे हम लोग नैतिक कहेंगे, किसे हम लोग अनैतिक कहेंगे। यानी कि जो हमारा प्राचीन धर्म पुस्तक सामाजिक व्यवस्था या विचारक जो रहे हैं, ये नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। जैसे मनुस्मृति हो गया, हमारे जो ग्रंथ हो गए, ये सारी चीज़ें नैतिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक व्यवस्था जो शुरुआत में थी वो नैतिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। लेकिन जो हम लोग ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि हमारा समाज जो है जैविक है, यानी लगातार उसमें बदलते रह रहे हैं, मूल्य परिस्थितियाँ बदलते रही है। तो समाज बदलने के साथ साथ नैतिक सिद्धांत भी धीरे धीरे बदल रहे हैं, क्योंकि जो नैतिक सिद्धांत है समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो नैतिकता में बदलाव आ रहा है परिस्थितियों में बदलाव के साथ, यानी कि समाज में बदलाव के साथ साथ परिस्थितियाँ बदल रही है, परिस्थितियों में बदलाव के साथ साथ नैतिकता में भी बदलाव आ रहा है। यानी जो मानक स्थापित करती है या जो नैतिक आदर्श सिद्धांत स्थापित करती है वही मानकीय नीति शास्त्र या नियतात्मक नीति शास्त्र कहलाता है। अब इसी नियतात्मक नीति शास्त्र को हम लोग समझने के बाद इसे भी हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, जिसमें पहला है परिणाम निरपेक्षवादी या नियमवादी नीति शास्त्र, जिसे इंग्लिश में डेंटोलॉजिकल इथिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नियम महत्वपूर्ण होता है, परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होता है। यानी कि जो काम करना है वो नियम से करिए, उसका क्या परिणाम आएगा उस पर ध्यान नहीं देना है। दूसरा अपना परिणाम सापेक्षवादी या प्रयोजनवादी, यानी प्रयोजन उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इंपॉर्टेंट होता है। टेलियोलॉजिकल एथिक्स, यानी कि परिणाम यहाँ महत्वपूर्ण होता है, नियम कैसे भी हो, नियम से कोई मतलब नहीं, किसी भी नियम से चलिए, परिणाम सही होना चाहिए। और तीसरा है अपना सद्गुण नीतिशास्त्र, वर्चू एथिक्स, इसे सद्गुण यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिणाम निरपेक्षवादी नियमवादी नीति शास्त्र, डेंटोलॉजिकल एथिक्स, जहाँ पर नियम महत्वपूर्ण है, परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं डेंटोलॉजिकल एथिक्स होता क्या है। आइए समझते हैं परिणाम निरपेक्षवादी सिद्धांत क्या है, नियमवादी नीति शास्त्र क्या है, डेंटोलॉजिकल एथिक्स क्या है। किसी भी काम के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय केवल इस आधार पर होगा कि वह काम स्थापित किए गए नैतिक नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं। यानी कि कोई भी काम अगर नियम से हुआ है तो नैतिक है, नियम से नहीं हुआ है वो अनैतिक है। यहाँ पर परिणाम की चिंता नहीं की जाएगी। यानी कि नियम से किया गया काम वो नैतिक होगा, नियम से किया गया काम नियम से नहीं किया गया काम अनैतिक होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। परिणाम से कोई मतलब नहीं है, नियम से कोई काम किया गया है या नहीं, वही नैतिक और अनैतिक होने का आधार होगा। यानी कि परिस्थितियों से कोई मतलब नहीं है, कोई भी परिस्थिति हो कोई मतलब नहीं है, नियम का फॉलो होना चाहिए, नियम का पालन हुआ है नहीं, नियमों में कसकर बांधना, और नियम सर्वोच्च है यहाँ पर। जैसे कि एग्जाम्पल हमने बताया था कि झूठ बोलना अनैतिक होता है, तो एक एग्जाम्पल हमने बताया था कि एक कसाई एक गाय के पीछे या कोई भी जानवर ले सकते हैं, जानवर के पीछे जाता है और जानवर थोड़े दूर आगे निकल जाता है, कसाई पीछे रह जाता है। इसी क्रम में कोई वृद्ध पुरुष आता है और जानवर को जाते हुए देखता है, तो कसाई उसके पास वृद्ध पुरुष के पास आकर पूछता है कि जानवर किस दिशा में गया है, और वृद्ध पुरुष वहाँ झूठ बोल देता है ताकि जानवर की जान बच जाए। तो यहाँ पर परिणाम उद्देश्य अच्छा है कि यहाँ पर कि जानवर की जान बच जाए, लेकिन वो उस वृद्ध पुरुष ने झूठ बोला है, तो यानी कि वो अनैतिक काम किया, यानी कि नियम के अनुसार नहीं चला है। तो ये हुआ अपना परिणाम निरपेक्षवादी, यानी कि परिणाम की कोई टेंशन नहीं है, नियम के अनुसार उसने झूठ बोला है तो वो अनैतिक होगा, चाहे जानवर की जान बची ही क्यों नहीं हो। तो ये परिणाम निरपेक्षवादी का उदाहरण है। जैसे कि लॉ जो होता है, जो कानून होता है, इसी नियम पर काम करता है। कोई भी कानून भावनाओं पर काम नहीं करता है, नियम पर काम करता है। हालांकि ये परिस्थितियों को देखते हुए कुछ छूट जरूर देता है। तो ये अपना नियमवादी नीति शास्त्र हुआ, ठीक है, जो नियम को महत्वपूर्ण ठहराता है, रास्ते को सही ठहराता है, मंजिल को नहीं सही ठहराता है। जो हम लोगों ने पीछे 6 तत्व पढ़े थे,
नैतिकता के निर्धारित तत्व, यहाँ पर यह फिट नहीं बैठता है। इसके बाद देखेंगे कि कांट का सिद्धांत इन्हीं के अंतर्गत आता है, परिणाम निरपेक्षवादी या नियमवादी नीति शास्त्र के अंतर्गत ही आता है। ये जर्मन फिलोसफर थे जिनका समय का 1724 से लेकर 1824 के बीच में 1724 से लेकर 1804 के बीच में रहा है। मनुष्य जब कोई कार्य करता है तो उसे इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि उसका फल क्या होगा, यानी कि वो कोई काम किया जा रहा है तो उसकी फल की टेंशन ना करें, निष्काम काम करते जाएं, यानी फल का वो टेंशन ही ना ले, ठीक है ना। वो नियम को फॉलो करते रहे, यानी कि अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, नियम पर ध्यान देना चाहिए, कर्म कैसे किया जा रहा है उस पर, परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। परिणाम के संबंध में कहते हैं कि यदि मनुष्य फल या परिणाम के बारे में सोचता है तो उसे सोचना ही अपने आप में अनैतिक होगा। अगर कोई व्यक्ति परिणाम या फल के बारे में सोचेगा तो वो जान लेगा कि ये फल लाभदायक नहीं है, हमारे अगेंस्ट में जा सकता है, तो नियमों का पालन नहीं करेगा। तो ये कहते हैं कि नियम महत्वपूर्ण है, फल महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। कर्म का धर्म से कोई संबंध नहीं, क्योंकि धर्म जो होता है, हर धर्म का अलग अलग नियम होते हैं, नैतिक सिद्धांत होते हैं। वो कहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा नियम श्रेष्ठ है, हमारे अनुसार चलिए। तो ये क्या करते हैं कि कर्म का धर्म से कोई संबंध नहीं है। कांट ने नैतिकता को धर्म से मुक्त कर दिया, क्योंकि धर्म के सिद्धांत नैतिक सिद्धांत माने जाते हैं। तो इसने क्या किया कि अलग अलग धर्मों में झगड़े हो रहे हैं कि हमारे नियम बेहतर है, तो उसने कांट ने सीधे सीधे कहा कि धर्म से मुक्त कर दिया है अपने कर्म को, ठीक है ना। धर्म को लेकर इसने कांट ने ऐसा किया, यानी कि धर्मनिरपेक्षता ही नैतिक मूल्य है। कांट ने कहा कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो नैतिक मूल्य है, यानी कि भारतीय संविधान के संबंध में ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो नियम है परिणाम निरपेक्षवादी, ये परिणामोन्मुखी नहीं है, मानी परिणाम की तरफ झुकाव इसका नहीं है। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ कांट का नैतिक सिद्धांत। अब थोड़ा गीता का सिद्धांत देखते हैं और दोनों की तुलना करते हैं कांट से। इसके दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि गीता का निष्काम कर्म क्या था, यानी कि गीता का निष्काम कर्म है और कांट का नैतिक सिद्धांत, दोनों की तुलना करें तो गीता ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारता है, कांट ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। गीता पूर्ण रूप से ईश्वर को मानती है, कांट ईश्वर को संभावना मात्र मानते हैं। फल की चिंता नहीं होना चाहिए, आपको केवल कर्म करना चाहिए। फल की चिंता नहीं होनी चाहिए, आपको केवल कर्म करना चाहिए। इन दोनों में ये समानता है, ठीक है। जैसे कि अर्जुन बहुत ज़्यादा व्यथित हो गया था अपने परिवार वालों को देखकर, तो कृष्ण ने कहा कि आप निष्काम कर्म कीजिए, यानी कि अपने काम कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, यानी कि वहाँ पर कर्ता भाव नहीं होना चाहिए, अकर्ता भाव से आप काम कीजिए। यह गीता का निष्काम कर्म है, यानी कि काम पे फोकस कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। अगर हर व्यक्ति यही करने लगे तो समाज की जो व्यवस्था है, समाज में अफरा तफरी मच जाएगी, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। यानी कि आप कर्म किए जा रहे हैं, समाज के नियमों के अगेंस्ट में अपने काम किए जा रहे हैं, लेकिन वो चिंता नहीं कर रहे हैं कि समाज में ये प्रभाव पड़ेगा, समाज में ये परिणाम उत्पन्न होगा। आप परिणाम की चिंता नहीं कर रहे हैं, अपने काम किए जा रहे हैं, तो हर व्यक्ति ऐसा करने लगेगा तो समाज में अफरा तफरी मचेगी, ठीक है। तीसरा नियम देखते हैं इसका क्या है। अपना तीसरा सिद्धांत आता है अंतःप्रज्ञावाद, जिसे इंट्यूशनिज्म कहते हैं, जिसे अंतःकरण कॉन्साइंस कहते हैं, यानी कि आत्मा की आवाज़ को सुनना। इसके अंतर्गत क्या होगा, आत्मा की आवाज़ सुनना। अंतःप्रज्ञावाद में प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। इसके अंतर्गत क्या होगा कि आत्मा की आवाज़ सुनना। मन की, बुद्धि की, स्वार्थ की, व्यवहारिक बुद्धि की आवाज़ अलग होती है आत्मा की आवाज़ से, यानी कि आत्मा को हम लोग चेतना और प्राणवायु कहते हैं। भारत में आत्मा को विशुद्ध माना गया है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, न इसे जला सकते हैं, न गला सकते हैं, न काट सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं, इसको अलग भी नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। सही, ये जो आत्मा है, एक सेकंड, ये जो आत्मा है ये सही काम करेगी, नैतिक होगा, ये अनैतिक होगा ही नहीं, क्योंकि ये विशुद्ध रूप में है। अगर कोई चीज़ ये विशुद्ध रूप में है तो उससे जो विचार निकलेंगे वो विशुद्ध ही होगा। विशुद्ध के बीज से ही विशुद्ध के पेड़ भी निकलेंगे। जैसे कि आम के बीज से आम के पेड़ निकलते हैं, तो आत्मा के जो विशुद्ध रूप है वहाँ से जो विचार निकलेंगे वो नैतिक ही होंगे,
ऐसा माना जाता है। सही काम करेगी, नैतिक होगा, अनैतिक हो ही नहीं सकता है। अंतरात्मा निर्देश दे रही है तो उसका पालन करें, प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। अंतरात्मा कहती है कि ये काम करना चाहिए, वहाँ पर प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। अंतरात्मा की आवाज़ गहराई से निकलती है। जितनी आत्मा शुद्ध होगी उतना ज़्यादा विशुद्ध आत्मा होगी, उतनी अच्छी आवाज़ या संकेत मिलेंगे, और इसके अनुसार काम करिए तो जो भी काम होगा वो नैतिक होगा ही होगा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि जो अंतरात्मा है या अंतःप्रज्ञावाद है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। आत्मा की आवाज़ का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आत्मा की आवाज़ है, मन की, बुद्धि या स्वार्थ की आवाज़ नहीं है। इसको क्लासीफाई करना बड़ा ही मुश्किल काम है। सार्वभौम मापदंड कैसे निर्धारित करेंगे, क्योंकि ये तो अंतरात्मा एक व्यक्ति की अंतरात्मा होती है, एक व्यक्ति का जो भी अंतरात्मा की आवाज़ होती है सब पर कैसे लाद देंगे। उसके बाद आत्मा व्यक्तिनिष्ठ है, यानी कि सब्जेक्टिव है, ये नैतिक आधार कैसे बनेगा, यानी कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, आत्मा उसकी आवाज़ देती है, तो समाज के नियम कैसे चलेंगे, समाज तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। हर व्यक्ति के अपनी अपनी अंतरात्मा है, हर व्यक्ति को अपने अपने संकेत मिलते हैं, आवाज़ मिलते हैं, तो वो सारे नियम तो नहीं बन सकते हैं ना। वो समाज को चलाने के लिए एक अलग नियम होना चाहिए, यानी कि लोग और परिस्थितियों के अनुसार अंतरात्मा की आवाज़ बदलती है। तो इसको हम लोग सार्वभौम नहीं बना सकते हैं, समाज की नैतिकता नहीं बना सकते, क्योंकि ये व्यक्ति की नैतिकता हो सकती है, पूरी समाज की नहीं हो सकती है। तो ये अंतरात्मा की आवाज़ की सीमाएं हैं। ठीक है। तो आज भर इतना ही हम लोग पढ़े। नियमवादी हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद निरपेक्ष परिणामवादी हमने पढ़ा। तो कल हम लोग देखते हैं अगला जो अपना है। ठीक है। टेलियोलॉजिकल कल हम लोग देखते हैं। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।